गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले लेक्चर में। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, बोर्ड की वैसे कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन बिना बोर्ड के इस्तेमाल किए ही अपन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जब भी अपने को बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तब अपन आगे कुछ टॉपिकों को बोर्ड पे समझेंगे। और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, ड्राई वेदर कंडीशन है। जब तक थोड़ा सुधार भी हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अपन डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसका दूसरा लेक्चर है। और दूसरे लेक्चर में देखो, डी और एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर अपन डी ब्लॉक तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पहले चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक तत्व और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्यतम कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाह्यतम कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये होता है n-1 डी, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns में 1 से 2। ये n-1 और n का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि n की वैल्यू 4 है तो n-1 कितना हो जाएगा? 3। यानी जब 4s कक्षक प्रयुक्त होगा तो इधर 3d आ जाएगा, जब इधर 5 होगा तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 6 होगा तो इधर 5 आ जाएगा, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्य? ये इंपॉर्टेंट है। n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2। यानी d के अंदर तो 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns के अंदर या तो होंगे 1 या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप पैलेडियम के अंदर, पैलेडियम इसके अंदर एस कक्षक के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी भी बात करेंगे। पैलेडियम में एस कक्षक जो होता है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कई जगह आपको 0 से 2 भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है, n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? डी ब्लॉक तत्वों का। क्लियर? अब देखो n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है, और उसके बाद जो है वो ns बाह्यतम s कक्षकों को, जिनमें से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परंतु n-1 d तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर इंपॉर्टेंट है। ns और n-1 d कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद भी हैं। यानी इन दोनों d और n-1 d और ns, इनमें ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इसके कई सारे अपवाद भी अपने को देखने को मिलेंगे। पुनश्च अर्धभरित एवं पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये अपन पहले से ही जानते हैं कि पूर्ण भरे और अर्धभरे कक्षकों का स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो विनिमय ऊर्जा के कारण सामान्यतः क्या होती है? अधिक होती है। इसका परिणामी 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों क्रोमियम, आप जानते हो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा है। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए क्रोमियम में 3d4 4s2 के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। किसका? क्रोमियम का। कितना होता है? 3d5 4s1। होना क्या चाहिए था? 3d4 4s2। यानी 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते तो 2, और बच गए वो 3d में जाते, क्योंकि n+l रूल लगता है जब क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं। तो 3d के लिए n+l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, 5 होता है। और 4s के लिए 4, n की वैल्यू, s के लिए 0, l की वैल्यू, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 3d में। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन होता ये है। ये अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3d और 4s की कक्षाओं में ऊर्जाओं में अंतर इतना कम है कि वह 4s इलेक्ट्रॉन के 3d कक्षक में प्रवेश को रोक नहीं पाता है। यानी 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में क्या हो जाता है? आसानी से ट्रांसफर हो जाता है।
इसी प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होता है, 3d9 4s2 होना चाहिए था कायदे के अनुसार, लेकिन होता क्या है वास्तव में 3d10 4s1। ये भी अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण होता है। तो कॉपर का होता है 3d10 4s1 और क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। ये अपने को दोनों याद रखने हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो अपने पास संक्रमण जो तत्व हैं उनकी प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे फिनिश होती है। उसका इट्रियम से द्वितीय शुरू होती है, कैडमियम पे फिनिश होती है। लेंथेनम से शुरू होती है, मरकरी पे फिनिश होती है थर्ड। यह है 3D संक्रमण श्रेणी। कौन सी 3D, क्योंकि इसके अंदर डी कक्षक जो होता है वो 3D भरा जाता है, इसमें 4D भरा जाता है। ये 4D संक्रमण श्रेणी है, ये 5D है और नेक्स्ट है 6D। तो देखो 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक 10 तत्व हैं इसमें। इसकी बात हो रही है, वो जब कल दीर्घ आवर्त की अपन बात कर रहे थे तो ये दीर्घ आवर्त के 10 तत्व हैं, टोटल 18 होते हैं, 6 P ब्लॉक में, 2 S ब्लॉक में और 10 D ब्लॉक में, टोटल 18। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये टोटल 10 तत्व हैं। इसमें देखो क्या याद रखना है अपने को, 4s के अंदर सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। एक तो छोड़ दो किसको, क्रोमियम को, एक छोड़ दो किसको, कॉपर को। बाकी देखो सब में 4s के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सब में बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी में भर दिए। जैसे स्कैंडियम में 21 है, तो स्कैंडियम से पहले आपको पता है अक्रिय गैस को याद करते हैं अपन, और स्कैंडियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, स्कैंडियम से अक्रिय गैस आर्गन आती है 18 नंबर पे। 18 के बाद में एक तो भरा जाएगा 3D, एक भरा जाएगा 4s। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्रोमियम को छोड़ दो और इसमें कॉपर को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, बाकी सब में s में 2-2 भर दो। अब 18 तो आर्गन वाले हो गए, 2 ये हो गए 20। अब स्कैंडियम का 21 नंबर होता है तो एक बचा, तो ये हो जाएगा 3D1 4s2। क्लियर। तो केवल क्रोमियम और कॉपर को याद रखना है, बाकी को का अपन बहुत सरलता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को जिंक का भरना है, जिंक कितने नंबर पे आता है, 30 नंबर पे आता है। तो पहले आ जाएगी आर्गन 18 नंबर पे, फिर आगे आ जाएगा 3D और एक आ जाएगा 4s, क्योंकि n-1D और ns भरेंगे अपन। तो देखो s में कितने भर दो, कॉपर क्रोमियम को छोड़कर 2, 18 तो 20, अब कितने बच गए, 30 के लिए 10 बच गए, तो 10 D में आ जाएंगे। तो 3D10 4s2। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके भर सकते हैं। तो इसमें तो कुछ याद नहीं रखना अपने को, एक याद रखना है क्रोमियम और एक याद रखना है कॉपर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यानी ये 4D, वो तो 3D थी, तो इसमें 4D कक्षक भरा जाएगा और 5s, 4D और 5s। इसमें 3D था और 4s था। देखो इट्रियम से शुरू होती है, Y का मतलब इट्रियम, फिर देखो जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, एजी और कैडमियम। ये टोटल 10 तत्व हैं इसके अंदर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़े से असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, अब इनको भी याद रख सकते हैं। देखो इट्रियम का 21, यानी S के अंदर पहले S है फिर D है, पहले S भरा जाएगा फिर D भरा जाएगा, ये याद रखना है अपने को। पहले S भरा जाएगा फिर D भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि S का N+L जो है वो कम है और D का ज़्यादा है, तो पहले S भरा जाएगा फिर D। तो इट्रियम में देखो 21 फिर 22, 21-22 के बाद में देखो 14 यानी 14, 15, 16, 17, 18। 21-22 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18। फिर पैलेडियम देखो, ये तो स्पेशल केस है, इसमें 5s के अंदर 0 है, 4D के अंदर 10 है। पैलेडियम याद रखना है। पैलेडियम 46 नंबर पे है, तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, इसके पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितने नंबर पे आती है, 36 पे, है ना। फिर 4D और 5
एस, 5s में 0 है, 4d में कितने हैं 10, 4d 10, क्रिप्टॉन 36 और 10 46। क्लियर। तो ये हो गया अपना पैलेडियम, ये स्पेशल केस है, इसको अलग से याद रखना है। फिर देखो, फिर ये अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों वाला रूल लागू हो गया। एस के अंदर 1 और डी के अंदर 10, और फिर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एस भी पूरा भरा हुआ है और डी भी पूरा भरा हुआ है। तो एक ये स्पेशल केस अपने को याद रखना है, कौन सा, पैलेडियम वाला। यानी 21, 22, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद में पैलेडियम स्पेशल हो गया 0 और 10। फिर एजी के अंदर अर्ध भरा पूर्ण भरे वाला रूल लागू हो गया, और कैडमियम के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके अंदर तो जगह ही नहीं बचेगी, इनमें कोई जगह रिक्त नहीं है, तो इनमें तो याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट देखो अपने पास है तृतीय संक्रमण श्रेणी। कौन सी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर देखो कौन कौन है, लेंथेनम 57। अब 58 से लेकर के 71 तक ये तत्व कहाँ गए, ये गए लेंथेनम के बाद वाले, ये हैं लेंथेनाइड्स। क्या हैं, लेंथेनाइड्स। यानी सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटेशियम 71 तक के तत्व लेंथेनाइड में नीचे के चले गए ए ब्लॉक में। अब देखो लेंथेनम के बाद में 57 से फिर 72 वाला तत्व, यानी ल्यूटेशियम के बाद वाला तत्व है 72 नंबर पर, यहाँ आ गया। लेंथेनम के बाद में देखो हैपनियम है, फिर टेंटेलम है, फिर टंगस्टन है, रीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और मरकरी है। ये तत्व हैं, 10 तत्व रखे गए हैं। और ये कौन सी संक्रमण श्रेणी है, ये 3D थी, ये 4D और ये हो जाएगी 5D, यानी 4 संक्रमण श्रेणियाँ हैं, 3D 4D 5D और 6D। अब देखो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 4D संक्रमण श्रेणी यानी ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें से कुछ जैसे यहाँ और ये स्पेशल केस है। अब देखो इसके अंदर याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, एस के अंदर सब में 2-2 हैं यहाँ तक। केवल प्लेटिनम, पैलेडियम स्पेशल है, प्लेटिनम भी स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर देखो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेशल है, याद रखना है। क्रिप्टॉन के बाद में आपको पता है अक्रिय गैस आती है जीनोन, 78 नंबर पे है प्लेटिनम, ये आ गई 54 नंबर पे, 54 के बाद में अपने पास है 5D और 6s। इससे पहले एक 4f भरा गया, क्योंकि 4f कहाँ कंप्लीट हो गया, 71 पर ही कंप्लीट हो गया, तो 4f में पूरे भर गए 14। फिर देखो 5D कितने हैं, 5D 9 और 6s1। ये इंपॉर्टेंट है प्लेटिनम का, क्योंकि 4f कहाँ भर जाता है, 4f 71 तक भर जाता है, तो ये तो 78 पे है, तो 4f पूरा भरा हुआ है। तो 54, 10, 64, 4, 68 और 68, 9, 68, 10, 78, ये 9 और 1, 10। तो ये प्लेटिनम स्पेशल केस है। फिर गोल्ड के अंदर 1 है और मरकरी में तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्यों, क्योंकि 2s पूरा भरा हुआ है, डी भी पूरा भरा हुआ है। तो प्लेटिनम याद रखना है, गोल्ड में वही, कॉपर में, गोल्ड में और सिल्वर में, यानी ये जो कॉइन मेटल्स हैं, कौन है कॉइन मेटल्स, गोल्ड, Ag, Cu, ये हैं कॉइन मेटल्स, इनके कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। इनके अंदर देखो अर्ध भरा पूर्ण भरे वाला रूल लगता है, ये रहा कॉपर 29 पे, ये रहा सिल्वर और ये रहा गोल्ड। इन तीनों में एस में 1-1 है और डी में 10-10 है। और लास्ट वालों को वैसे भी याद रखने की, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें क्या है, सब पूरे भरे हुए हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक कंप्लीट भरे हुए हैं। इसके अलावा लास्ट वाला तत्व है जो 6D में आएगा, कॉपरनीशियम, जिसके आगे अपन बात करेंगे, वो भी संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये कॉइन मेटल्स में अर्ध भरा और पूर्ण भरे वाला रूल लागू होता है। प्लेटिनम, पैलेडियम स्पेशल केसेज हैं। पैलेडियम में 5s के अंदर 0, 4D 10 है, और प्लेटिनम में 5D 9 और 6s 1 है। ये याद रखने अपने को, प्लेटिनम और पैलेडियम।
बाकी देखो इसमें सब में दो दो हैं, प्लेटिनम में एक है, गोल्ड और गोल्ड में ये एक है। तो इसको अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखो अपन फोर्थ संक्रमण श्रेणी 3D 4D 5D और उसके बाद 6D संक्रमण श्रेणी। तो ये 6D संक्रमण श्रेणी एक्टीनियम। अब एक्टीनियम 89 90 से लेकर के 103 90 से 103। एक्टीनियम के बाद में थोरियम और थोरियम से लेकर के लोरेंसियम 103 तक के तत्व हैं 5F में। इसमें 5F कक्षक भरा जाता है और ये क्या कहलाते हैं आप जानते हो इनको? एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स। ये एक्टीनियम के बाद वाले तत्व हैं, यानी एक्टीनियम 89 पे है, 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक के तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं एक्टीनियम के बाद होने के कारण। और ये 5F कक्षक इनमें भरा जाता है। क्लियर? अब देखो एक्टीनियम, इसमें देखो क्या याद करने की जरूरत है अपने को? एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेस्नियम, मेटर्नियम, ड्रमस्टेडियम, रोंटेजेनियम और कोपरनीसियम। अब आप कोई भी ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हो। जैसे मैं इसको याद करता हूँ तो एक्टीनियम के बाद में राप, मैदाब, साग, भाई, हंस मत, दस राग्य एक युद्ध हुआ था, और फिर कोपरनीसियम। राप, मैदाब, साग, भाई, हंस मत, दस राग्य। तो यूं याद रख सकते हो इन तत्वों के प्रतीक। एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हेस्नियम, मेटर्नियम, ड्रमस्टेडियम, रोंटेजेनियम और कोपरनीसियम। ये तत्व हैं इसके अंदर, टोटल 10। अब देखो 89 के बाद में 90 से लेकर 103 तक गए नीचे एक्टिनाइड्स में, और फिर आ गया 104 वाला तत्व है रदरफोर्डियम। अब देखो इसमें भरा जाएगा कौन सा? इसमें जो कक्षक भरे जाएंगे वो होंगे रेडोन। ये तो होंगी अक्रिय गैस, इनकी दादी माँ, क्योंकि 104 से पहले अक्रिय गैस कौन सी है? रेडोन 86। फिर एक भरा जाएगा 5F, क्योंकि 5F जो है वो कहाँ जाके भर जाता है? 5F भर जाता है कहाँ जा कर के? 103 तक भर जाता है। तो 104वां तत्व है ये, तो इसमें 5 आ जाएगा 5F। फिर आ जाएगा 6D और फिर आ जाएगा 7S। तो 7S में देखो सब में 2 है। एक ये अर्ध भरा वाला रूल यहाँ लागू हो जाता है रोंटेजेनियम में 111 पे, जो Ag में, कॉपर में और Au में, गोल्ड में लागू होता है। वही इनके वर्ग वाला तत्व रोंटेजेनियम में लागू हो जाएगा। तो ये अर्ध भरा और पूर्ण भरे वाला रूल लागू होगा। बाकी सब में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, बच गए वो 6D में भर दो। तो S में 2 भर दो और बच गए वो D में भर दो। 5F हो जाएगा 14। अब देखो जैसे अपने को मान लीजिए 109 वाले तत्व का भरना है, तो S में देखो 2 भर दिए, 86 रेडोन के, 10 86 और 10 96, 96 4 90, सॉरी 100, 100 और 2 102, 102 और ये 7 109। इस तरीके से हम भर सकते हैं। केवल कहाँ ध्यान रखना है? एक रोंटेजेनियम का ही तो ध्यान रखना है कि इसमें 6D सीरीज में, कि उसमें S में 1 है, बाकी सब में 2 है। जैसे अपने को 107 वाले का भरना है, 107 वाले का भरना है तो पहले रेडोन लिखो ये 86 नंबर पे, फिर 5F लिखो, 5F में कितने हैं? 14। फिर 6D लिखो और 7S लिखो। तो 7S में 2 भर दो रोंटेजेनियम को छोड़ करके। तो 86 और 14 100, 102 और 5 107। तो ये हो जाएगा 107 वाले का। देखो 6D में 5 है, 7S में 2 है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। कुछ एक याद रखने हैं बस, प्लेटिनम, पैलेडियम और 4D सीरीज में कुछ एक है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र N-1D10NS2 से प्रदर्शित किए जा सकते हैं, यानी किए जाते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम ये हैं अपने 30 नंबर पे, ये 48 नंबर पे, ये 80 नंबर पे, 32 और ये 112 नंबर पे। ये जो तत्व हैं इनके अंदर डी कक्षक देखो पूरा भरा होता है। क्या होता है? D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कंप्लीट भरा होता है डी। अब डी जब कंप्लीट भरा होता है तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखना चारों को। ऐसे कह सकता है निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है, कौन सा नहीं है? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम संक्रमण तत्व नहीं है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ये देखो, इन चारों को याद रखना ना, गांठ बांध लेना इनकी। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त रहते हैं, यानी फैले रहते हैं। एस और पी कक्षकों की तुलना में डी कक्षक आपको पता है बड़े आकार के होते हैं, तो ये परमाणु पर क्या होते हैं? परमाणु की सतह पर फैले रहते हैं, अतः वे अपने परिवेश से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जिसका आकार बड़ा होता है वो परिवेश से ज़्यादा प्रभावित होता है तथा इसी प्रकार अपने चारों ओर के परमाणु और अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। अब जब आकार बड़ा होगा तो आसपास के परमाणुओं और अणुओं को भी क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। कुछ पहलुओं में एक से विन्यास यानी एन की वैल्यू 1 से 9 तक वाले आयनों में समान चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। जैसे आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं। इन तत्वों में क्या होता है? संक्रमण तत्वों में आंशिक भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं। इसके कारण ये देखो कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना और अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण। अब लिगेंड क्या होते हैं अगले चैप्टर में देखेंगे। लिगेंडों के साथ संकुल क्या होते हैं? संकुल यौगिकों पर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। क्लियर? अब देखो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण, यानी उत्प्रेरक के रूप में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। आपको पता है वेनेडियम का ऑक्साइड आपने पढ़ा है संपर्क विधि में V2O5, आयरन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं और अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्लियर? असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के क्षैतिज तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती है। क्षैतिज समानताओं का मतलब क्या होता है? क्षैतिज समानताओं का मतलब ये होता है कि ये वाली समानताएं आवर्त सारणी में, ये वाली समानताएं और ऊर्ध्वाधर हो जाएगी ये तो होते हैं वर्ग और ये होते हैं आवर्त। क्लियर? इन सभी विशेषताओं की चर्चा अपन आगे देखेंगे। यानी क्षैतिज समानताएं जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती है किसमें? संक्रमण तत्वों में के अंदर क्षैतिज समानताएं ज़्यादा पाई जाती है, तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती है, यानी ये वाली इस प्रकार की समानताएं वर्ग में भी पाई जाती है। क्लियर? हम पहले सामान्य अभिलक्षणों उनकी क्षैतिज पंक्ति में प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे और कुछ वर्ग समानताओं पर बाद में विचार करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ सामान्य सी जानकारी। क्लियर? अब देखो यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। आप किस आधार पर कह सकते हो कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है, जिंक 30 नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण है, 3D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी पूरा खाली पड़ा है, इसलिए संक्रमण तत्व है। जबकि जिंक के अंदर, जिंक में क्या है? जिंक मूल अवस्था में तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में 3D कक्षक पूर्ण भरा होता है, संक्रमण तत्व है। ऑक्सीकृत अवस्था का मतलब जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा यानी जिंक +2 बना लेगा तो भी क्या हो रहेगा? 3D10 रहेगा। 4s में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए डी कक्षक तो फिर भी पूरा भरा हुआ रहेगा, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। क्लियर? अब देखो
सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में डी कक्षक 4d10 पूरा भरा हुआ, आप कैसे कह सकते हो कि एक संक्रमण तत्व है? तो सिल्वर जब Ag+2 के अंदर जाएगा तो ये संक्रमण तत्व है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ये बनाएगा 4d10 5s1 होता है, ये 4d10 5s1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Ag+2 बना लेगा, उस परिस्थिति में ये संक्रमण तत्वों की तरह व्यवहार दर्शाएगा, क्योंकि डी के अंदर फिर जगह रिक्त हो जाएगी। जब तक ये पूरा बराबर डी कक्षक रखेगा तब तक संक्रमण तत्व नहीं कह सकते, लेकिन Ag+2 के अंदर ये संक्रमण तत्व के रूप में व्यवहार दर्शाता है। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4d9, कितना? 4d9 5s0। ये इस परिस्थिति में संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार करेगा और क्या होगा? Ag+2। सामान्यतः Ag+2 अपने को कम देखने को मिलता है। क्लियर? अगली क्लास में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में।